नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने लेखक परिचय और पाठ का सार पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मैं और मेरा देश पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के एक दो पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर करें। प्रश्न 1, लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? उत्तर है, लेखक को यह पता चला कि उसे अनेक की अपने लिए ज़रूरत पड़ती है और वह भी अनेक की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो उसे अपनी स्थिति की पूर्णता का बोध हुआ, मतलब पता चला। दूसरा प्रश्न है, मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मानसिक भूकंप विचारों और विश्वासों में हलचल उत्पन्न होना मानसिक भूकंप होता है, जिससे मन में अनेक विचार आंदोलित होने लगते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? उत्तर, स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी के लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। बच्चों, चौथा प्रश्न है, मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहारों और साधनों को व्यर्थ क्यों कहा गया है, बेकार क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मनुष्य के लिए संसार के सभी उपहार और साधन तब व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जब उसका देश गुलाम हो या किसी अन्य रूप से हीन हो। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, युद्ध में जय बोलने वालों का क्या महत्व है? उत्तर, युद्ध में लड़ने के अतिरिक्त जय बोलने वाले सैनिकों का साहस बढ़ाने का कार्य करते हैं। इससे उनका उत्साह बढ़ता है और वह जोश के साथ लड़ते हैं। छठा प्रश्न है, दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं? उत्तर, दर्शकों की तालियां मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाते हैं। उत्साह के बढ़ने से वह अधिक अच्छा और जोश से भरकर जीत के लिए खेलते हैं और कोशिश करते हैं, जोश से और प्रयास करते हैं। सातवां प्रश्न है, जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? उत्तर, जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ फल ढूंढ रहे थे। क्यों फल ढूंढ रहे थे? क्योंकि तब उन्होंने उपवास रखा हुआ था और उसके लिए वो फल ढूंढ रहे थे। आठवां प्रश्न है बच्चों, कमाल पाशा कौन थे? उत्तर, कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। नौवां प्रश्न है, बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? इसका उत्तर है, बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को मिट्टी की छोटी सी हांडी में पाव भर शहद का उपहार दिया था। 10वां प्रश्न है, किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? इसका उत्तर है, किसान ने पंडित नेहरू को रंगीन सुतलियों से बुनी खाट उपहार में दी। बच्चों, 11वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है, किन दो बातों की ज़रूरत है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्तिबोध और सौंदर्यबोध, इन दो बातों की आवश्यकता है। बच्चों, 12वां प्रश्न है, शल्य कौन था? इसका उत्तर है, शल्य महाबलीकरण का सारथी, माद्री का भाई, माद्री देश का राजा तथा नकुल सहदेव का मामा था। अब बच्चों, अगला भाग है
3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, अभी हम ये करेंगे। पहला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के किस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया? इसका उत्तर है, लाला लाजपत राय संसार के अनेक देशों में घूमने गए थे। जब वे वहां से घूमकर अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना विदेशी यात्रा का अनुभव सुनाते हुए कहा कि वे अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए तथा संसार के दूसरे जिन भी देशों में गए उन पर भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक लगा ही रहा। उनके इस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया। बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वामी रामतीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा? बच्चों, इसका उत्तर है, स्वामी रामतीर्थ के मुख से यह सुनकर कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, एक जापानी युवक एक टोकरी में ताज़े फल स्वामी जी को भेंट करते हुए कहता है कि लीजिए ताज़े फल। स्वामी जी ने जब उसे फलों का मूल्य देना चाहा तो उसने कहा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तीसरा प्रश्न है, किसी देश के विद्यार्थी ने जापान में ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, किसी देश का कोई युवक जापान में शिक्षा लेने गया हुआ था। वह सरकारी पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने लगा। उसने उस पुस्तक में से कुछ चित्र फाड़ लिए और पुस्तक को वापस कर आया। किसी जापानी युवक ने इसकी शिकायत कर दी और पुस्तकालय के अधिकारी को सूचित कर दिया। पुलिस ने उस युवक की तलाशी ली और उस विद्यार्थी से वो चित्र जो थे बरामद किए गए उसे जापान से निकाल दिया गया और साथ ही उन्होंने पुस्तकालय के नोटिस बोर्ड पर लिखवा दिया कि जिस देश का विद्यार्थी है उस देश का कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार उस युवक के इस कार्य से उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया। उसके ऐसे कार्य करने से उसका देश का नाम जो है कलंकित हो गया। ओके बच्चों, चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? बच्चों, इसका उत्तर है, महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं होता। महत्व सदा उस कार्य को करने की भावना में होता है। लेखक के अनुसार यदि कोई बड़े से बड़ा कार्य अच्छी भावना से ना किया जाए तो वह कार्य हीन होता है, छोटा होता है। इसके विपरीत अच्छी भावना से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी महान होता है। अगर उस कार्य के पीछे अच्छी भावना है तो वह कार्य जो है महान बन जाता है। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है, कर्ण का सारथी बनकर शल्य कर्ण के सम्मुख मतलब सामने अर्जुन की अजयता मतलब विजय का बार बार उल्लेख करता रहता था। इससे कर्ण के आत्मविश्वास में कमी आ गई, जिससे बाद में वह अर्जुन से पराजित हो गया, हार गया। कर्ण जब भी अपने पक्ष की विजय से प्रसन्न होता, शल्य उसके द्वारा अर्जुन की प्रशंसा उसे अपने पक्ष की हीनता का बोध कराती थी। इससे जो कर्ण का विश्वास था वो हिल गया और वह पराजित हो गया। अच्छा बच्चों, छठा प्रश्न है, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध से क्या तात्पर्य है? पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है, शक्ति बोध का अर्थ देश को शक्तिशाली बनाने से है।
कि देश को कैसे मजबूत बनाया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। और सौंदर्य बोध का अर्थ देश को सुंदर बनाने से है। लेखक शक्ति बोध को स्पष्ट करते हुए कहता है कि यदि हम सार्वजनिक स्थलों पर अपने देश की बुराई करते हैं तथा अपने देश को हीन तथा दूसरे देशों को अपने देश से श्रेष्ठ बताते हैं, अच्छा बताते हैं, तो इससे हमारे देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचती है। इसी प्रकार से सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि जब हम अपने घर, मोहल्ले, गलियों, सार्वजनिक स्थलों आदि को गंदा रखते हैं, अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, तो हम अपने देश के सौंदर्य बोध को हानि पहुंचाते हैं। बच्चों, 7वां प्रश्न है, हम अपने देश के शक्ति बोध को किस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है, जब हम रेलों, मुसाफिर खानों, क्लबों, चौपालों आदि सार्वजनिक स्थलों पर अपने देश की खामियों मतलब कमियों का वर्णन करते हैं और दूसरे देशों की खुशहाली की प्रशंसा करते हैं, तो अपने देश की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं, अपने देश को हीन तथा दूसरे देशों को श्रेष्ठ बताते हैं, तो हम अपने देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचाते हैं। इससे हम स्वयं अपने देश के सामूहिक मानसिक बल को भी हीन कर देते हैं। हम अपने देश को तुच्छ तथा अन्य देशों को उच्च मानने लगते हैं। बच्चों, 8वां प्रश्न है, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है, जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते, तो हम सब अपने देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की सफाई, स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा परिवेश, वातावरण गंदा रहेगा तो हमारे सौंदर्य बोध को धक्का लगेगा। सौंदर्य बोध हमारे मन मस्तिष्क के साथ साथ हमारी सोच पर भी आधारित होता है। 9वां प्रश्न है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? इसका उत्तर है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के लोग यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, वह देश उच्च है। जिस देश के नागरिक झूठे उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मतदान करते हैं, वे हीन है। उच्चता और हीनता की कसौटी ही किसी जाति और देश को ऊंचा उठाती है। बच्चों, अब हम करेंगे 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लाला लाजपत राय जी ने देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, लाला लाजपत राय देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख थे। उन्होंने देश की पराधीन स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अनेक लेख लिखे थे। वे अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा भारतीयों में गुलामी के विरुद्ध लड़ने के लिए जोश भर देते थे। उनका व्यक्तित्व अपूर्व था। जो भी उनसे मिलता था प्रभावित हो जाता था। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की यात्राएं की थीं। इस बात से दुखी थे कि विदेशों में यात्रा करते समय उन पर भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक लगा रहा था। उन्होंने भारतवासियों को इस कलंक से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? उत्तर, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा को उसकी
वर्षगांठ के अवसर पर एक बूढ़ा किसान मिट्टी की हांडी में पाव भर शहद देता है, जिसे कमाल पाशा ने उसी समय शहद को चाटकर किसान को कहा कि यह तुम्हारा सर्वोत्तम उपहार है, सबसे उत्तम उपहार है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक किसान ने रंगीन सुतलियों से बुनी खाट भेंट की तो उसे देखकर पंडित जी भाव विभोर हो गए। इन दोनों उपहारों में भेंटकर्ता के हृदय का पवित्र शुद्ध प्रेम झलक रहा था। इन घटनाओं से लेखक ये सिद्ध करना चाहता है कि अच्छी भावना से किया गया कार्य, छोटे से छोटा कार्य भी महान होता है। इन दोनों ने अपना अपना उपहार हृदय की शुद्ध भावना से दिया था, इसलिए इनकी छोटी सी भेंट भी अत्यंत मूल्यवान कीमती हो गई। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? उत्तर, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए। मत का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मत सही व्यक्ति को दिया जा रहा है। किसी के गलत प्रभाव में आकर या किसी लालच में आकर किसी व्यक्ति को मत नहीं देना चाहिए। हमें व्यक्ति विशेष के गुणों और दोषों पर विचार करके ही मतदान करना चाहिए। किसी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। अब बच्चों, हम भाग खा करेंगे, भाषा बोध, जिसमें है भाववाचक संज्ञा बनाएं। शब्द है मनुष्य, मनुष्यता, ऊंचा, ऊंचाई, पूरन, पूरनता, लड़ना, लड़ाई, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, गुलाम, गुलामी, उच्च, उच्चता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पुरुष, पौरुष, हीन, हीनता। अगला प्रश्न है विशेषण बनाएं। शब्द है नगर, नगर का विशेषण होगा नागरिक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, संसार, सांसारिक, भारत, भारतीय, संस्कृत, सांस्कृतिक, दया, दयालु, परिवार, पारिवारिक, घर, घरेलू। अगला प्रश्न है विपरीत शब्द लिखिए। बच्चों, शब्द है ज्ञान, इसका विपरीत होगा अज्ञान। लाभ, हानि, अंधकार, उजाला, सफल, विफल, असफल भी हो सकता है इसका। जीवन, मृत्यु, पराजय, विजय, साधारण, असाधारण, पक्ष, विपक्ष, स्वतंत्र, परतंत्र, सम्मान, अपमान। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।